हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हमारा एक नया टॉपिक है रक्त यानी ब्लड। यह आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे आपका एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता ही बनता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। हम इस टॉपिक को कंप्लीट डायग्राम के साथ देखेंगे और सभी को आसानी से समझेंगे ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। और लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर सेट भी लगाएंगे ताकि आपको यह टॉपिक आसानी से याद हो जाए। आइए देखते हैं किस प्रकार से हमारा ब्लड हमारे शरीर में फैला हुआ है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है जिसे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। रक्त की प्रकृति दुर्बल क्षारीय यानी कि हल्की क्षारीय होती है जिसे हम वीक बेसिक अल्कलाइन कहते हैं एवं इसका पीएच मान 7.4 होता है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा भार का 7% होता है। मेल में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर और फीमेल में रक्त की मात्रा 4 से 5 लीटर होती है, यानी कि आदमी में पुरुष के अलावा थोड़ा ज़्यादा होती है। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रश्न बनता है कि रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं। हमने पढ़ा कि सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा 7% होती है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति 100 kg का है तो उसमें आपका लगभग 7 kg यानी कि 7 लीटर ब्लड पाया जाएगा। रक्तदाब को मापने वाले यंत्र को स्फैग्नोमैनोमीटर कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि इस पॉइंट से आपके एग्जाम में हर बार प्रश्न बनता है कि रक्तदाब को किस यंत्र से मापा जाता है। तो याद रखिएगा स्फैग्नोमैनोमीटर। एक सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब 120/80 mm होता है। एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं। फिगर में आपको बोन मैरो दिख रहा होगा। आगे देखते हैं, भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत यानी कि लीवर में होता है। इस पॉइंट को, इसमें जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंट को याद रखिएगा। एग्जाम में सभी पॉइंट से एग्जाम बनते हैं। अब हम रक्त के संगठन यानी कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड को देखते हैं। इसमें आपका प्लाज्मा 55% और रक्त कणिकाएँ यानी ब्लड कार्बिकल्स 45% होती है। तो याद रखिएगा, ब्लड में अधिक मात्रा में प्लाज्मा पाया जाता है और रक्त कणिकाएँ कम मात्रा में होती हैं। ठीक है, अब हम प्लाज्मा को देखते हैं। प्लाज्मा में जल सबसे अधिक मात्रा में यानी कि 90% पाया जाता है। उसके बाद प्रोटीन 7%, फिर लवण 0.9%, ग्लूकोज 0.1%, उसके बाद अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं ब्लड का कार्बिकल्स यानी कि रक्त कणिकाएँ को देखते हैं। इसमें कौन कौन से कणिकाएँ पाई जाती हैं। पहला है आरबीसी, जिसे हम लाल रक्त कणिकाएँ यानी कि रेड ब्लड कार्बिकल्स कहते हैं। आगे है डब्ल्यूबीसी, जिसे संयुक्त रक्त कणिकाएँ यानी कि वाइट ब्लड कार्बिकल्स कहते हैं। और लास्ट में आपका है प्लेटलेट्स, जिसे हम रक्त बिंबाणु कहते हैं। अब ब्लड के कंपोनेंट को वीडियो के माध्यम से समझते हैं। यह आरबीसी है जो शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ले जाने का कार्य करती है। यह आपका प्लेटलेट है जो शरीर में रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। यह आपका डब्ल्यूबीसी है और हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। और यह जो पीला वाला भाग है यह प्लाज्मा है, इसमें प्रोटीन और अन्य पदार्थ मौजूद होते हैं।
अब हम प्लाज्मा को विस्तार से देखते हैं। यह रक्त का तरल अवस्था में पाया जाने वाला भाग होता है। इसका 90% भाग जल होता है। इसमें बिलिरुबिन के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। देख लेते हैं इसका संगठन। वाटर 90% होता है और ग्लूकोज प्लस खनिज लवण होता है। उसके अलावा प्रोटीन होता है। हमने पढ़ा कि ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ऊर्जा हमारे ग्लूकोज से ही हमारी कोशिका को प्राप्त होती है। प्लाज्मा में कई प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे आपका थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजेन उपस्थित होते हैं। ये सब प्रोटीन आपके ब्लड को थक्का जमाने में मदद करते हैं। अब हम प्लाज्मा के कार्य को समझते हैं। प्लाज्मा शरीर में प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। प्लाज्मा रक्त में पीएच मान को संतुलित करके रखता है। रक्त का थक्का जमाने में भी सहायक होता है। ग्लूकोज को बाकी अंगों तक पहुंचाता है। तो याद रखिएगा, प्लाज्मा के ये सब कार्य हैं। आपके एग्जाम में इन सब से प्रश्न पूछता है कि प्लाज्मा के कार्य क्या हैं। तो याद रखिएगा, प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों को आपके शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है और यह रक्त को थक्का जमाने में भी सहायक होता है। अब हम सीरम को समझते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न इससे भी बनता है। प्लाज्मा से रक्त का थक्का जमाने वाला कारक अर्थात फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को हटाने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ सीरम कहलाता है। आप फिगर में देख रहे होंगे, जो पीला वाला भाग है वह आपका सीरम है। अब हम ब्लड कार्टिकल्स यानी कि रुधिराणु को समझते हैं। यह रक्त का 45% भाग होता है। इसे 3 भागों में बांटते हैं। पहला है आरबीसी, जिसे लाल रक्त कण, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, जिसे श्वेत रक्त कण, और तीसरा है प्लेटलेट, जिसे रक्त बिंबाणु कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं के बारे में और समझते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट है। याद रखिएगा, एग्जाम में इससे प्रश्न बनता है कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है। यह वयस्क अवस्था में अस्थिमज्जा में बनता है और भ्रूण अवस्था में यकृत में बनता है, यानी लीवर में बनता है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है और आरबीसी का मृत्यु प्लीहा यानी स्प्लीन में होता है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं, तो वह स्प्लीन यानी प्लीहा होता है। आरबीसी के बारे में और भी जानते हैं। खराब हुई आरबीसी प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाती है, इसलिए आरबीसी की कब्र इसे कहते हैं। इसे ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। याद रखिएगा इस पॉइंट को। इसके अपवाद भी हैं। ऊँट एवं लामा प्रजाति के जीवों की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बनता है कि किस में केंद्रक पाया जाता है, तो ऊँट एवं लामा के प्रजाति में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। एक स्वस्थ पुरुष में आरबीसी लगभग 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीलीटर होता है। महिला में 40 से 45 लाख प्रति घन मिलीलीटर होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है, जिसके लिए इसमें हीमोग्लोबिन नामक
प्रोटीन पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक है हीमेटिन, दूसरा है ग्लोबिन। हीमेटिन यह लौह तत्व होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है और ग्लोबिन यह एक प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न भागों तक लाने व ले जाने का कार्य करता है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। कॉकरोच में सफ़ेद रंग का रक्त होता है और यह हीमोलिम्फ के कारण होता है, तो याद रखिएगा एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जाता है। ऑक्टोपस में नीले रंग का रक्त होता है और यह रंग हीमोसियानिन के कारण होता है। आरबीसी के बारे में और भी जान लेते हैं। रक्त में आरबीसी नष्ट होना हीमोलाइसिस कहलाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सोते समय आरबीसी की संख्या 5% कम हो जाती है। ऊपर जाने पर आरबीसी की संख्या 30% तक बढ़ जाती है। आरबीसी की संख्या जब घटती है तो उसे हम एनीमिया की कमी यानी कि खून की कमी हो जाती है और जब बढ़ती है तो इसे हम पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। ऊंचाई पर जाने पर गर्भधारण के समय त्वचा पर धब्बे बन जाते हैं। अब हम थैलेसीमिया को समझते हैं। बच्चों को माता पिता से आनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। इस रोग के होने पर शरीर की हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है जिसके कारण रक्तक्षीणता के लक्षण प्रकट होते हैं। इसकी पहचान 3 माह की आयु के बाद ही होती है। इसमें रोगी बच्चे के शरीर में रक्त की भारी कमी होने लगती है जिसके कारण उसे बार बार बाहरी खून चढ़ाने की आवश्यकता होती है। अब हम डब्ल्यूबीसी को समझते हैं। डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रुधिर कणिकाएँ, इसका वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट होता है और इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। मृत्यु रक्त में होता है और इसका जीवन काल 2 से 4 दिन या 13 से 20 दिन होता है। तो इन सब को याद रखिएगा। एग्जाम में प्रश्न इन सभी पॉइंट से पूछे जाते हैं और यह केंद्रक इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, तो इसे भी याद रखिएगा। इसकी संख्या 8000 से 10,000 के बीच होती है। इसका कार्य हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मौजूद बनाती है एवं रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। यह जीवाणुओं को नष्ट करती है, इसलिए इसे शरीर की रक्षक एवं रक्त का पुलिसमैन कहते हैं। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है। एक होती है कणिकायुक्त जिसे ग्रेनुलोसाइट कहते हैं, दूसरा है अकणिकायुक्त जिसे अग्रेनुलोसाइट कहते हैं। जो ग्रेनुलोसाइट होती है यह 3 प्रकार की होती है। पहला है न्यूट्रोफिल्स जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, दूसरा है बेसोफिल्स और तीसरा है एसिनोफिल्स। और अकणिकायुक्त भी 2 प्रकार की होती है। इसमें मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट मौजूद होती है। न्यूट्रोफिल सर्वाधिक मात्रा में होती है और बेसोफिल सबसे कम मात्रा में होती है। मोनोसाइट के बारे में पूछा जाए तो यह सबसे बड़ी होती है और लिम्फोसाइट सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है। तो इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा और सभी पॉइंट से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। अब हम एक एक करके सबको विस्तार से समझते हैं। पहला है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल संख्या में सर्वाधिक होती है, लगभग 65%। यह बाहर से आने वाले जीवाणुओं
पर यानी बैक्टीरिया पर सबसे पहले आक्रमण करती है और शरीर की रक्षा करती है। दूसरा है बेसोफिल्स। बेसोफिल सबसे कम संख्या में होती है, लगभग 1%। यह हमारे शरीर को एलर्जी से बचाती है। अगला है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स परजीवी यानी प्रोटोजोआ के संक्रमण से सुरक्षा करती है। त्वचा के संक्रमण के समय इसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। आशा करता हूँ कि सभी पॉइंट को अच्छे से समझ लिए होंगे। अब हम अकणिका युक्त WBC को समझते हैं। इसमें पहला है मोनोसाइट। मोनोसाइट सबसे बड़ी आकार की WBC होती है। यह घाव भरने में मदद करती है। दूसरा है लिम्फोसाइट। यह सबसे छोटी आकार की WBC होती है और यह मेमोरी सेल का निर्माण करती है। अब हम रक्त बिम्बाणु को समझते हैं, जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है और इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है। इसका कार्य रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। प्लेटलेट केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। सामान्य व्यक्ति की प्लेटलेट 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर होती है। डेंगू बुखार में प्लेटलेट की संख्या तेजी से कम हो जाती है। आशा करता हूं कि सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे और सभी पॉइंट को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न बनता है। आपसे पूछा जाता है कि किसका वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट है, याद रखिएगा प्लेटलेट्स। अब हम रक्त बिम्बाणु से संबंधित बीमारी को समझते हैं। हीमोफीलिया। हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। इसके कारण चोट या दुर्घटना में यह जानलेवा साबित होती है, क्योंकि रक्त का बहना जल्द ही बंद नहीं होता। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज के रूप में जाना जाता है। आशा करता हूँ कि आपको हीमोफीलिया समझ में आ गया होगा। अब और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट समझ लेते हैं। रक्त का वह घटक रक्त वाहिकाओं में इसके थक्के को बनने से रोकता है, जिसे हिपैरिन कहते हैं। हिपैरिन आपको लीच यानी जोंक में भी पाया जाता है। जिस प्रकार से वह आपके शरीर में चिपक कर रक्त को चूसती है, तो उसी समय वह हिपैरिन स्रावित करती है, जिससे रक्त जम न पाए। अब समझ लेते हैं इसकी संख्या और आकार के बारे में, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न बनता है। संख्या में सबसे ज़्यादा आरबीसी, उससे कम प्लेटलेट और सबसे कम WBC होता है, और आकार में सबसे बड़ा WBC, उसके बाद प्लेटलेट और उसके बाद आरबीसी होता है। याद रखिएगा, आरबीसी 600, WBC 1 और प्लेटलेट 40, इसका संबंध होता है। इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा। रक्त का थक्का किस प्रकार से बनता है उसे भी हम समझ लेते हैं। जब किसी कटे हुए भाग से रक्त बाहर निकलता है, तब यह जैली के रूप में कुछ ही मिनटों में जम जाता है। इसे रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम मिलकर थ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन मिलकर फाइब्रिन का निर्माण करते हैं, और फाइब्रिन के साथ रक्त रुधिराणु मिलकर रक्त का थक्का बनाते हैं। आशा करता हूँ कि यह पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने यह टॉपिक याद कर लिया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर सेट की ओर। आज का हमारा प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 से 6 लीटर रक्त होता है। अगला प्रश्न है, सोते वक्त मनुष्य का आरबीसी कितने प्रतिशत कम हो जाता है? तो याद रखिएगा, सोते वक्त मनुष्य का आरबीसी 5% कम हो जाता है, यानी कि उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच है, तो मानव रक्त का पीएच कितना होता है? याद रखिएगा 7.4 होता है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है?
तो हमने पढ़ा है यह लगभग 55% होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिकाओं के लिए अस्थि मज्जा जिम्मेदार है। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ कि आपको यह आसानी से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ लें, और हमें कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो आज के लिए धन्यवाद।